मुकेश अंबानी की इनकम का अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि जब तक आप इस वीडियो को देखेंगे तब तक मुकेश अंबानी 1,92,00,000 रुपए कमा चुके होंगे। जी हाँ, सिर्फ 10 मिनट में करीब 2 करोड़ रुपए। आजकल हर तरफ मुकेश अंबानी के बेटे की शादी की चर्चे हैं, जिसमें दुनिया भर के सभी सेलिब्रिटीज शिरकत की दुनिया के टॉप परफॉर्मर क्रिकेटर और मूवी स्टार्स ने शादी में चार चांद लगा दी। और ये सब जानते हैं कि तमाम स्टार्स फ्री में तो नहीं आए होंगे, बल्कि भारी पैसे लेकर आए होंगे। सिर्फ जस्टिन बीबर की बात करें तो उन्होंने चंद मिनट के परफॉर्मेंस के 80 करोड़, जहां 280 करोड़ पाकिस्तानी रुपए। अब यहाँ पर एक और बात सवाल आता है कि मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर आदमी तो है, लेकिन इन्होंने इतना सारा पैसा कैसे कमाया होगा? 10,370 अरब रुपए क्या है इनकी कमाई का असल राज, जो इनको पूरे एशिया में सबसे अमीर इंसान बनाता है? और सबसे बढ़कर, जब एक भाई सोने के पानी से नहा रहा है तो वही दूसरे भाई का दिवालिया निकला हुआ है। आइए देखते हैं मुकेश अंबानी की सक्सेस स्टोरी की जानकारी। मैं स्वागत करता हूं आपके मुकेश ताकड़ चैनल में। अगर आप इस वीडियो में इंडिया में रहते हैं तो चाहते हुए भी कोई ऐसा दिन नहीं गुजारते कि जिसमें आप मुकेश अंबानी को कोई प्रॉफिट ना दे। टेलीकॉम सेक्टर हो, पेट्रोलियम, क्रिकेट या रिटेल सेक्टर, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री हर जगह फैली हुई है। आपका दिन में मुकेश अंबानी के किसी न किसी बिजनेस से वास्ता पड़ता ही है। लेकिन इन सब की शुरुआत मुकेश अंबानी ने खुद नहीं, बल्कि उनके पिता धीरूभाई अंबानी ने की थी। 1950 में धीरूभाई अंबानी गुजरात में एक अच्छी जॉब के लिए यमन चले गए। उन्होंने 8 सालों तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के एक कारोबार में क्लर्क की नौकरी की और इस कारोबार को करीब से समझने की कोशिश की। 8 सालों के बाद 1958 में वह वापस इंडिया आ गए और इस बार उनके पास एक इंडिया में बिजनेस मौजूद था। उन्होंने ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट किया, जिसे रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन का नाम दिया। शुरुआत में ARC कंपनी सिर्फ स्पाइसी यानी मसालों की ट्रेडिंग इन्वॉल्व थी और इंडिया के मसाले खरीदकर उनको मिडिल ईस्ट अफ्रीका में एक्सपोर्ट करते थे। क्योंकि 8 साल तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से रहने के बावजूद धीरूभाई अंबानी को इस बिजनेस को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस ले चुके थे, इसलिए देखते ही देखते कामयाबी की सीढ़ियाँ उनके लिए आसान बनती गई। लेकिन धीरूभाई कुछ और भी करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो चल ही रही है, अब क्यों ना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कदम रखा जाए। 1966 में उन्होंने रिलायंस टेक्सटाइल्स के नाम पे एक नई कंपनी लॉन्च कर दी। उस वक्त कॉटन पर इंडियन सरकार की तरफ से काफ़ी शक्ति थी, जिसकी वजह से पूरे इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहराम मचा था। और इसी दौरान धीरूभाई अंबानी ने कॉटन के बजाय संकर टेक्सटाइल का इस्तेमाल शुरू किया, यानी केमिकल प्रोसेस के जरिए कपड़े बनाए जाने लगे, जिससे न सिर्फ वह सरकार की पॉलिसी से बच गए, बल्कि कपड़े सस्ते होने की वजह से मार्केट में ज़्यादा फेमस भी हो रहे थे। धीरे धीरे रिलायंस इंडस्ट्रीज बढ़ती बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और आम पब्लिक में भी इन्वेस्ट करने लगी। रिलायंस इंडस्ट्री इतनी कामयाबी पर पहुंच चुकी थी कि 1987 में क्रिकेट वर्ल्ड कप का टाइटल स्पॉन्सर्स भी रिलायंस के पास ही था। अब यहाँ पर एक चैलेंज था कि धीरूभाई अंबानी को टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलाने के लिए पेट्रोकेमिकल्स दूसरी इंडस्ट्रीज खरीदने पड़ते थे। इसलिए उन्होंने अपना पेट्रोकेमिकल्स बिजनेस स्टार्ट करने का इरादा कर लिया। इस तरह रिलायंस पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी उन्होंने कदम अपना रख लिया। 1986 में जब धीरूभाई अंबानी बीमार हुए तो उनके बेटे अनिल और मुकेश अंबानी बिजनेस में उनकी हेल्प करने लगे। अंबानी जिंदा रहे तब तो दोनों बेटे उनके नीचे मिलकर काम करते थे, मगर जब 2002 में धीरूभाई अंबानी की मौत हुई तो एक नया डिस्ट्रीब्यूट सामने आया। अपनी मौत से पहले धीरूभाई अंबानी ने अपनी जायदाद की किसी को भी नई डिवीजन के बारे में किसी को नहीं बताया, और न उनके जाने के बाद रिलायंस इंडस्ट्री का कंट्रोल कौन संभालेगा। इसी सिलसिले में रिलायंस के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग कॉल की गई और उसमें फैसला लिया गया कि ज़्यादा कंट्रोल मुकेश अंबानी को दिया जाएगा, और यहीं से दोनों भाइयों के बीच दरार पड़ जाती है। दोनों भाई आपस में लड़ने लगते हैं और एक दूसरे से बातचीत करना
करना खत्म कर दी, लेकिन उनकी माँ से यह सब देखा नहीं गया। उन्होंने यह फैसला लिया कि दोनों भाई बिजनेस को आधा आधा डिवाइड कर लेंगे और अपना अपना काम करेंगे। इस तरह 2005 में रिलायंस इंडस्ट्रीज को दो भाइयों में डिवाइड कर दिया। रिलायंस और गैस, पेट्रोकेमिकल्स और मैन्युफैक्चरिंग मुकेश अंबानी के हिस्से में आए और रिलायंस एनर्जी, टेलीकॉम और रिलायंस कैपिटल अन्य अंबानी को मिले। इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व हो गई, लेकिन दोनों भाइयों के बीच वाद विवाद फिर भी चलते रहे और कई बार ये मामला कोर्ट तक भी जा पहुंचा। मुकेश अंबानी ने अपने हिस्से के बिजनेस को मेहनत से खड़ा कर दिया और धीरे धीरे बनाना शुरू किया और उनके हिस्से में जो जामनगर पेट्रोलियम रिफाइनरी आई थी, उन्होंने उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाकर उसे स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इंस्टॉल करके उसे दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइल बना दी। और ये सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस इंडस्ट्री में एक और नई रिफाइनरी को भी शामिल किया। इसके रिलायंस पेट्रोलियम का प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ। उसके बाद मुकेश अंबानी ने रिटेल इंडस्ट्री में भी कदम रखा, जिसके चलते भारत में एक नया बर्पा हुआ और पूरे इंडिया में स्मार्ट बाज़ार के नाम से डिस्काउंट स्टोर्स और सुपर मॉडल्स खोले गए, जहां कंज्यूमर्स को तमाम आइटम्स डिस्काउंट रेट पर ही एक ही जगह मिलने लगे। 2008 में जब क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग इंडियन प्रीमियर लीग का आगाज हुआ, तो मुकेश अंबानी इसमें भी कूद पड़े। IPL की सबसे बड़ी महंगी टीम मुंबई इंडियंस को खरीद लिया और ये टीम अगले कई सालों तक IPL की मोस्ट वैल्यूएबल टीम बनी रही। यहाँ तक कि जब कोरोना के दिनों में खाली स्टेडियम में मैच करवाए गए, तब भी मुंबई इंडियंस ने रिकॉर्ड प्रॉफिट जनरेट किया। 2016 में मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में अपना कदम रखा और यह कदम इतना भारी था कि जो टेलीकॉम इंडस्ट्री के दूसरे कॉम्पिटिटर को कुचलने वाला था। जियो के नाम से उन्होंने एक मोबाइल नेटवर्क लॉन्च किया, जिसमें कॉल्स, डेटा और मैसेज को पब्लिक के लिए फ्री कर दिया। लोगों ने दूसरे नेटवर्क छोड़कर धड़ाधड़ जियो सिम्स खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ सब कुछ फ्री में मिल रहा था। देखते ही देखते जियो के यूजर्स बहुत जल्दी 50 मिलियंस तक पहुँच गए। जियो ने जब 5G नेटवर्क लॉन्च किया तो यूजर्स की तादाद और बढ़ गई। यह नेटवर्क अब 6G टेक्नोलॉजी पर भी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी के साथ मिलकर काम कर रहा है। जियो की सक्सेस इतनी ज़्यादा थी कि दूसरे टेलीकॉम कंपनी ने जियो के पर केस किया। उन्होंने ये कहना था कि जियो अपने कंज्यूमर्स को सब कुछ फ्री में दे रहा है, जिससे मार्केट में कंपटीशन ख़त्म हो रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जियो ने बाकी टेलीकॉम कंपनी को किस हद तक हिट किया होगा। जियो ने बाद में फ्री सर्विसेज ख़त्म करके बहुत ही कम चार्जेस में जिस पर कॉल और डेटा प्रोवाइड करना शुरू किया, जिससे दूसरी कंपनी को भी अपने रेट कम करने पड़े। और आज इसी वजह से इंडिया में इंटरनेट बंडल दुनिया के सबसे सस्ते रेट पर मिलते हैं। 2024 में मुकेश अंबानी ने इंडिया की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी का भी ऐलान कर दिया, जिसके लिए उन्होंने अमेरिकन एंटरटेनमेंट जायंट डिज्नी के साथ मिलकर $8.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया। और इस तरह पूरे भारत में हर सेक्टर पर किसी न किसी तरह मुकेश अंबानी का असरअंदाज होता ही रहा। आज मुकेश अंबानी की नेटवर्थ $122 बिलियन से भी ज़्यादा है, जो 34,160 अरब पाकिस्तानी, जबकि 1,370 अरब इंडियन रुपीस के बराबर है। इस हिसाब से यह दुनिया में एक अमीर गरीब आदमी है। अगर इस लिस्ट में अमेरिकन बिलियनियर्स का नाम हटा दिया तो मुकेश अंबानी पूरी दुनिया के सबसे अमीर आदमी कहलाए जाएंगे। तब जाहिर ये बात है कि जब पैसे की रेल पेल इतनी ज़्यादा हो तो खर्चे भी उस हिसाब से होते हैं। और यही मुंबई में मौजूद मुकेश अंबानी का घर, जैसे एंटिलिजिया कहा जाता है, बहुत ही फेमस है। यह 27 फ्लोर की बिल्डिंग है, जो 37 स्क्वायर किलोमीटर पर है। इसके अंदर मंदिर, सैलून, स्पा, थिएटर, जैम्स और हेलीपैड वगैरह सब कुछ मौजूद है। इन सब के साथ साथ यह दुनिया की लग्जरी तरीन गाड़ियों का एक शोरूम भी है। हाल ही में अनंत अंबानी की से होने वाली शादी तो आपको याद ही होगी। एक अंदाजे से मुताबिक मुकेश अंबानी ने अपने बेटे अनंत अंबानी की शादी में 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए। और यह सिर्फ एक अंदाज़ा है।
5,000 करोड़ हो या 10,000 करोड़, हकीकत तो यह है कि जिसके पास 10,370 अरब रुपए की हो, उसमें से 50 या 100 अरब निकालना एक ऐसे जैसे कि एक बड़े जंगल में 2-4 पेड़ निकाल देना। असल चाहे कभी भी किसी को मालूम नहीं पड़ेगी कि हर तरफ मुकेश अंबानी के पास पैसे की कमी नहीं होती जा रही, लेकिन दूसरी तरफ उनके छोटे भाई अनिल अंबानी है जिनकी जायदाद का आधा हिस्सा भी मिला, लेकिन आज भी उनका दिवालिया निकला हुआ है। एक्सपर्ट्स का ये मानना यह है कि अनिल अंबानी ने तेज़ी से तरक्की पाने वाली स्ट्रेटजी अपनाई, जिसके मुताबिक सेक्टर में एक साथ तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते थे। इस स्ट्रेटजी की वजह से उनके खर्चे बढ़ गए, लेकिन जितना खर्चा हुआ उतना प्रॉफिट नहीं हो पाया। दूसरा रीजन यह भी था कि अनिल अंबानी का ग्रुप इंडस्ट्री के मंझे हुए खिलाड़ियों से टक्कर ले रहा। मिसाल के तौर पर रिलायंस कम्युनिकेशंस मार्केट में मौजूद एयरटेल, वोडाफोन्स और जियो से मुकाबला नहीं कर पाई, फाइनली रैंप हो गई। दूसरा, यह अनिल अंबानी की इन्वेस्टमेंट्स करने की पसंद और उनकी टाइमिंग हमेशा गलत साबित थी। सबसे बढ़कर अनिल अंबानी के ग्रुप ने खुद को डाइवर्स नहीं किया, यानी इस ग्रुप की ज़्यादा आमदनी हाई रिस्क वाले सेक्टर से जुड़ी थी, जैसा कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स और टेलीकम्युनिकेशंस। जब बिजनेस के मुताबिक सेक्टर में फैला हुआ था, तो कई आने के बाद उनके पास किसी न किसी सेक्टर्स का इशारा मौजूद था। इन सब मामलों के साथ साथ अनिल अंबानी लीगल मसलों में ही फंसे रह गए। रिलायंस कम्युनिकेशंस ने एरिगेशंस कंपनी के कुछ पैसे वापस करने के और यह मामला मुंबई कोर्ट तक जा पहुंचा। कोर्ट ने अनिल अंबानी को 1 महीने के अंदर एरिक्शन के सारे ड्यूज क्लियर करने का ऑर्डर किया, और अगर ऐसा न किया तो 1 महीने बाद अनिल अंबानी को अरेस्ट किया जाना था। और लेकिन ऐन मौके पर अपने बड़े भाई मुकेश अंबानी ने एंट्री की और पैसे जमा कर अपने अनिल भाई की बेल करा दी। ऐसे करते करते आज अनिल अंबानी की टोटल नेटवर्थ 0 है, और यह स्टेटमेंट उन्होंने खुद यूके के कोर्ट में जमा कराई। जब यह केस के दौरान कोर्ट ने उन्हें चाइना की तीन बैंक को $719 मिलियन वापस करने का ऑर्डर किया। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएंगे। आप भरपूर लाइक शेयर करेंगे, कमेंट और आपके प्यार भरे कमेंट जरूर करते रहे, ताकि हम अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहे। थैंक यू।